हेलो दोस्तों, तो आज के इस वाले एपिसोड में ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा भी एम्परर को रेस्क्यू करने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर ने रूलाई और डाउ मास्टर के ऊपर मोनार्च ड्रैगन टेक्निक से हमला कर दिया था, लेकिन रूलाई और डाउ मास्टर ने मोनार्च टेक्निक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। जिसके बाद अब डाउ मास्टर कहने लगे कि एम्परर ने ऑलमोस्ट इस टेक्निक को ट्रू गॉड लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है, लेकिन अफसोस डिवाइन ब्रिज टूटा हुआ है, इसलिए कोई भी ट्रू गॉड लेवल को अचीव नहीं कर सकता। जो सब कहते हुए डाउ मास्टर यहाँ पे काफी सारे शॉर्ट पैलेट्स को समन कर लेते हैं। फिर वो कहने लगे कि आज मैं डाउ मास्टर के पूरे 14 चैप्टर्स को इस्तेमाल करने वाला हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये टेक्निक इनकम्प्लीट है, मगर इनकम्प्लीट टेक्निक ही आज के इस इवेंट को खत्म करने के लिए काफी है। जो कहते हुए उन्होंने अटैक कर दिया। अब यहाँ पे हजारों शॉट्स तेजी से एम्परर पे अटैक करने के लिए टूट पड़े। इन शॉट्स को देखते साथ ही सबसे पहले तो एम्परर यहाँ पे भागते हुए शॉट्स को डॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो ड्रैगन क्लॉ और स्लैश अटैक से खुद को डिफेंड करने लगते हैं। लेकिन तभी और भी काफी सारे शॉट्स स्पिरिचुअल बीस्ट में कन्वर्ट होकर आने लगे। सबसे पहले यहाँ पे स्पिरिचुअल बर्ड्स का हमला हुआ, लेकिन एम्परर स्पिरिचुअल बर्ड्स को ट्रैक करते हुए उन्हें एक ही साथ में शॉर्ट से अटैक करते हुए खत्म कर देते हैं। मगर उतने में ही और भी स्पिरिचुअल बीस्ट्स आने लगे, वो भी फिश के फॉर्म में। ये देखते ही एम्परर को समझ आ चुका था कि ये खेल ऐसे तो खत्म नहीं होने वाला। अगर वो इस तरह से लड़ते रहे तो ये बीस्ट कभी भी खत्म नहीं होंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, लेकिन ये बीस्ट खत्म नहीं होने वाले। तो इसीलिए अब एम्परर सीधा इन बीस्टों को प्रोड्यूस करने वाले डायग्राम पे ही हमला कर देते हैं। वो यहाँ पे अपने मोनार्च ड्रैगन टेक्निक के इस्तेमाल से डायग्राम को ब्रेक कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे डाउ मास्टर पीछे हो गए। अभी एम्परर ने डाउ मास्टर का मुकाबला किया ही था कि तभी रूलाई भी मैदान में उतर गए और आते साथ ही उन्होंने सबसे पहले तो ड्रैगन पे हमला कर दिया। फिर वो एम्परर के पीछे अपीयर होते हुए अपने ढेर सारे पाम अटैक को क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी को एक साथ मर्ज करते हुए रिलीज कर देते हैं। ये देखते साथ ही एम्परर फौरन ही अपने ड्रैगन से काउंटर करने लगे। यहाँ इस अटैक को रोकने में एम्परर को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो अभी अभी ही डाउ मास्टर से फाइट करके आए थे। इधर रूलाई कहने लगे कि एम्परर का फ्लेम नेशन वाकई में इस दुनिया का सबसे बड़ा सैक्रेड लैंड कहलाया जा सकता है। एम्परर ने अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए 9 ड्रैगन वेन्स को कैप्चर कर लिया और उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हुए इतने ताकतवर बन गए। एम्परर का कल्टीवेशन बेस हेवन और अर्थ से कनेक्टेड है, इसलिए एम्परर को इस दुनिया के आज के टॉप टियर पावर हाउस में गिना जा सकता है। अब मैं अपने महायाना सूत्रा को पीक फॉर्म में इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे यकीन है कि एम्परर से मैं कुछ सीख पाऊंगा। जो कहते साथ ही अचानक से उनके पाम में एक आँख खुल गई। ये देखते ही एम्परर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एम्परर ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब यहाँ पे रूलाई के काफी सारे फॉर्म्स बनने लगते हैं। हर एक फॉर्म पिछले वाले फॉर्म से बड़ा था। दरअसल यही था कंप्लीट फॉर्म ऑफ महायाना सूत्रा। अब इन सब चीजों की वजह से एम्परर के ऊपर बहुत ही टेरिफाइंग प्रेशर पड़ने लग जाता है। इवन कि उनकी आंखों से खून भी निकलने लगा था। यह ऐसा लग रहा था जैसे कि एम्परर की आंख कभी भी फटकर बाहर आ सकती है। अब एम्परर कहने लग चुके कि पहले तो 14th चैप्टर ऑफ डाउ सॉर्ड और अब 20th फॉर्म ऑफ महायाना सूत्रा। ऐसा लगता है कि आज डाउ मास्टर और रूलाई मेरे जिंदा रहने के चांस को भी नहीं छोड़ना चाहते। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी उनके ऊपर महायाना सूत्रा के बहुत ही टेरिफाइंग गोल्डन लाइट से अटैक होने लगता है। इस अटैक को एम्परर चाहकर भी ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे। एम्परर की अब तो हड्डियां भी यहाँ पे टूटने लगती है। उतने में ही डाउ मास्टर भी पीछे से अटैक करने के लिए तैयार होने लगे। वो यहाँ पे अटैक करने ही वाले थे कि तभी चीजें स्लो हो गई, क्योंकि उतने में ही इस जगह पे ग्रैंडपा बी और ग्रैंडपा माँ आ जाते हैं। ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा बी को देखते साथ ही सभी लोग फाइट करना छोड़ के इन्हें देखने लगे। यहाँ डाउ मास्टर तो इन दोनों ग्रैंडपास को देखकर हैरान थे। वो सोचने लगे कि ये दोनों एक्सपर्ट्स रूलाई और मुझसे जरा भी कमजोर नहीं। अगर ये दोनों यहाँ पे एम्परर का साथ देने के लिए आए हैं तो मुझे डर है कि बैटल का रुख चेंज हो जाएगा। यहाँ जो अभी 2 और 1 की लड़ाई चल रही है वो 2 और 3 की लड़ाई में बदल जाएगी। दरअसल डाउ मास्टर को लग रहा था कि ये दोनों ग्रैंडपास एम्परर के सपोर्ट में है, लेकिन तभी हमें रूलाई को दिखाया गया जिन्होंने इन दोनों ग्रैंडपास को पहचान लिया था। इसलिए वो कहने लगे कि उम्मीद नहीं थी कि ये पुराने फ्रेंड्स निकलेंगे। अब ग्रैंडपा भी यहाँ पे एक पोयम पढ़ते हुए कहने लगे थे कि आसमानों पे तेज हवा चल रही है, बादल हवा के कांटेक्ट में आके ट्रेवल कर रहे हैं। जो कहने के बाद ग्रैंडपा भी कहने लगे थे कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे फाइट चल रही होगी। वैसे तुम लोगों के फाइट को इंटरप्ट करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी रूलाई अपने गोल्डन बाउल को रखते हुए पूछने लगे कि आखिर डिसाइपल और डाउ फ्रेंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब रूलाई का सवाल सुन के ग्रैंडपा माँ मुंह टेढ़ा करते हुए कहने लगे थे कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं। दरअसल ग्रैंडपा माँ और रूलाई के बीच में फड्डा चल रहा है, इसलिए वो रूलाई से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। उतने में ही ग्रैंडपा भी पूछने लगे कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पे किसी औरत को देखा। ये सुनते साथ ही शॉर्ट मास्टर
नेचुरली पूछने लगा कि भला ऐसी औरत। तो ग्रैंडपा भी बताने लगते हैं कि एक ऐसी औरत जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर कोई उसे देख ले तो उसकी खूबसूरती देखने वाले के दिल में छप जाए। एक मर्तबा देखने के बाद उस औरत को भुला पाना मुश्किल है। साथ ही साथ उसके दिल में एक डेविल हेड मास्टर भी रहता है। दरअसल वो डेविल हेड उस औरत की खूबसूरती से ऑब्सेस्ड हो चुका है, इसलिए वो उसकी बॉडी पे कब्जा करके एक औरत बनना चाहता है। जो सुनकर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन है। अब ग्रैंडपा भी बोलने लगे कि उस डेविल को खत्म करने के लिए हम औरत को मॉन्क टेम्पल लेके गए थे, लेकिन मॉन्क टेम्पल में रुलाई की वजह से वो डेविल भाग निकला। जो सुनते ही ग्रैंडपा माँ कहने लगे कि ब्लाइंड, आखिर तुम बात को घुमा फिरा क्यों रहे हो, सीधा सीधा पॉइंट पे आओ। तो ग्रैंडपा भी पॉइंट पे आते हुए कहने लगे कि हम लोग फॉर्मल कल्ट मास्टर की वाइफ मतलब की डीमन कल्ट की फॉर्मर सेंटेस को ढूंढ रहे हैं। अब डीमन कल्ट की सेंटेस का नाम सुनते ही लोग हैरान हो चुके। यहाँ दोनों गार्डियंस भी हैरान थे। तभी ग्रैंडपा भी रुलाई को ब्लेम करते हुए कहने लगे थे कि रुलाई डेविल को सब्जू ना कर पाने की वजह से उन्होंने उसे भागने दिया। ये सुनते ही रुलाई जवाब देते हैं कि मैं डेविल को सब्जू करने में असमर्थ था, जिसपे ग्रैंडपा भी जवाब देते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम असमर्थ क्यों थे, क्योंकि तुम फालतू मैटर्स पे ध्यान दे रहे थे। तुम्हें एम्परर को मारना ज्यादा जरूरी लगा, इस वजह से तुमने उसे जाने दिया। अब ग्रैंडपा भी को रुलाई के साथ इस तरह से बात करता हुआ देख डाउ मास्टर तो हैरान थे, क्योंकि खुद डाउ मास्टर भी रुलाई से इस तरह से बात नहीं कर सकते। वो पूछने लगे कि आखिर इन एक्सपर्ट्स का बैकग्राउंड क्या है। तो रुलाई बताने लगे कि एक मेरा पहला डिसाइपल है और एक स्पीयर गॉड है। जो सुनके डाउ मास्टर कहने लगते हैं कि अच्छा, तो ये पास्ट का वो डिवाइन आई है और दूसरा थर्ड आई डिवाइन कांस्टेबल माँ है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इन दोनों से कभी मिल पाऊंगा। उनके ये कहते साथ ही हम गार्डियन शुबाई को देखते हैं, जो दोनों ग्रैंड पास को ग्रीट करते हुए उनसे हेल्प मांगने लगी। वो कहती है कि कल्ट मास्टर किन ने हमें एम्परर को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया है, इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए। जिसपे ग्रैंडपा माँ कहने लगे कि किन्मू ने तुम्हें ये काम सौंपा है, इसलिए एम्परर का क्या करना है वो तुम लोग ही देखो। हमारा एम्परर के साथ कोई भी मतलब नहीं, हमें एम्परर से भी ज्यादा कीमती मामले पे ध्यान देना है। हम लोगों को अपने बंदे को जल्द से जल्द ढूंढना है, इसलिए हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ सकते। उसी वक्त ग्रैंडपा भी कहने लग चुके कि एम्परर गया तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन अगर वो डेविल आजाद हो गया तो पूरी दुनिया में डिजास्टर आ जाएगा। जो सुनते ही यहाँ मौजूद एक्सपर्ट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब उन्हें इन दोनों ग्रैंडपास का ग्रीन सिग्नल मिल गया था कि ये दोनों बैटलफील्ड में नहीं उतरेंगे। इधर ग्रैंडपा भी अपने बैम्बू स्टिक पे फ्लाई करते हुए एम्परर के पास आ चुके। जहाँ आने के बाद वो उनसे पूछने लगे कि क्या एम्परर ने फॉर्मर कल्ट मास्टर की वाइफ को देखा है, जिसपे एम्परर जवाब देते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा। ये सुनते ही ग्रैंडपा भी कहने लगे कि अच्छा हुआ कि नहीं देखा, क्योंकि अगर तुम देख लेते तो तुम पर और तुम्हारे नेशन पर एक बहुत ही खतरनाक डिजास्टर आ जाता, जो न सिर्फ नेशन को बल्कि सभी फैमिलीज को भी डिस्ट्रॉय कर देता। जो कहते हुए ग्रैंडपा भी जाने लगे, मगर एम्परर खून की उल्टी करते हुए कहने लगे कि मैं दोनों सीनियर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरी मदद करे। जिसपे ग्रैंडपा भी बहुत ही काइंडली जवाब देते हैं कि नहीं, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि हम दोनों इस फाइट में इंटरेस्टेड नहीं। ये कहने के बाद ग्रैंडपा भी ग्रैंडपा माँ के पास आ चुके। जहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए चलो जल्दी से हम उसे पकड़ ही लेंगे। जो कहने के बाद ये दोनों यहाँ से रवाना हो गए। ग्रैंडपास को जाता हुआ देख डाउ मास्टर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वहीं जनरल किंजियान कहने लगे कि कितने अजीब सीनियर्स थे। ग्रैंडपास के जाते साथ ही फाइट दोबारा से शुरू हो गई। इसी के साथ हम अगले सीन में किन्मू को देखते हैं, जो ड्रैगन किलिन पे सवार होकर बैटलफील्ड की ओर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन किलिन के पास आगे बढ़ने की जरा भी एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए वो कहने लगा कि मास्टर अब मैं और नहीं भाग सकता। जो कहने के बाद वो सीधा नीचे गिर पड़ा। अब किन्मू ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा मत खाया करो, देखो अब तुम्हारा वजन ही तुम पर भारी पड़ रहा है। अब लगता है कि अगले साल तुम्हें न्यू ईयर की पार्टी में परोसना ही पड़ेगा। जो सब कहते हुए किन्मू सोचने लगा कि यहाँ से बैटलफील्ड ज्यादा दूर नहीं, अगर वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करता है तो यकीनन वो बैटलफील्ड में पहुंच जाएगा। जो कहते हुए किन्मू टेलीपोर्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल करने जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास से दोनों ग्रैंडपास लाइटनिंग स्पीड में निकल गए, जिस वजह से किन्मू का ध्यान भटक जाता है। तभी ग्रैंडपास यूटर्न मारते हुए सीधा किन्मू के पास आके लैंड करते हैं। तो किन्मू को लगा कि शायद ये उसके दुश्मनों में से है, मगर जब उसने ग्रैंडपास को देखा तो वो खुश हो चुका। वो कहने लगा कि ग्रैंडपास ये तो आप हो। अब ग्रैंडपा माँ किन्मू से पूछने लगे कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उतने में ही ग्रैंडपा भी ड्रैगन किलिन के ऊपर बैठते हुए कहने लगे कि अगर मेरी आंखें तेज ना होती ना तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता। यहाँ ग्रैंडपा बी के बैठने की वजह से ड्रैगन किलिन पे लोड पड़ने लगता है, मगर वो ग्रैंडपा बी को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि ग्रैंडपा बी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ग्रैंडपा बी किन्मू से पूछने लगे कि हमारे जाने के बाद क्या मॉन्क टेम्पल वालों ने तुम्हारे साथ कुछ किया, अगर किया है तो बता दो, हम उनसे हिसाब लेंगे। जिसपे किन्मू कहता है कि
नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब एक डिजास्टर आ चुका है। डाउ मास्टर और रुलाई एम्परर को मारने जा रहे हैं। जिसपे ग्रैंडपा माँ कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, आज से पहले भी कई सारे एम्परर्स आए और उन्हें मार दिया गया, इसलिए इस चीज को लेके तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो ग्रैंडपा भी कहने लगे कि हाँ, असली डिजास्टर तो तुम भूल रहे हो, एम्परर से भी बड़ा डिजास्टर कल्ट मास्टर ली है, इसलिए हमें पहले उसे ढूंढना होगा। जो सुनते ही किन्मू कहने लगा कि आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ग्रैनीसी को ढूंढ लिया है। ये बात सुनते साथ ही दोनों ग्रैंडपास हैरानी से पूछने लगे कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो किन्मू कहने लगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल अब वो वापस डाजू कॉन्टिनेंट नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप लोग उनकी वजह से परेशान हो। जो कहने के बाद किन्मू अपने ग्रैंडपास से पूछने लगा कि क्या वो एम्परर को रेस्क्यू करेंगे। अब ये बात सुनते साथ ही ग्रैंडपा भी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहने लगे थे कि क्या ये तुम हमें कह रहे हो। तो किन्मू हाँ कहता है, जिसपे ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डाउ मास्टर और रुलाई के रहते हुए एम्परर को बचा पाना इजी नहीं होने वाला, हम अभी वहीं से ही आ रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, एम्परर की हालत उस वक्त काफी ज्यादा खराब थी, तो इसीलिए एम्परर की सेफ्टी की कोई भी गारंटी नहीं। वैसे अगर यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर भी होता ना, तो वो भी एम्परर को बचा नहीं पाता। ये सुनते साथ ही किन्मू पूछने लगा कि क्या इंपीरियल एडवाइजर वहाँ पे नहीं है, क्या वो अब तक नहीं आए। जिसपे ग्रैंडपा भी जवाब देते हैं कि हमें इंपीरियल एडवाइजर पूरे बैटलफील्ड में कहीं भी नजर नहीं आया, इसलिए शायद वो उस बैटल का हिस्सा नहीं है। जो सुन के किन्मू कहने लगता है कि यकीनन एम्परर अभी तक ठीक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मारे ना गए हो। उसके ये कहते साथ ही ग्रैंडपा भी आगे आते हुए उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारा डीमन कल्ट भी वहाँ पर मौजूद है। सच कहूँ तो उनकी भी हालत खराब हो चुकी है, अगर वो लोग इसी तरह से फाइट करते रहे तो वो भी मारे जा सकते हैं। ये सुन के किन्मू कहने लग चुका कि फिलहाल के लिए हमें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास टेलीपोर्टेशन टेक्निक है, इसलिए वो कभी भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग सकते हैं। जो कहने के बाद किन्मू अपने ग्रैंडपास को यहाँ पे मस्का लगाने लगा। वो उनके करीब जाते हुए कहने लगता है कि इसे आप एक एहसान समझिए, अगर आपने एम्परर को बचा लिया तो मैं एक बड़ी मुसीबत से बच जाऊंगा। अगर एम्परर मारे गए तो सभी सेक्ट्स कमबैक करते हुए डीमन कल्ट के मास्टर यानी कि मेरे पीछे आएंगे। अगर वो लोग मेरे पीछे पड़ गए तो हर दिन मेरा दौड़ भाग में ही गुजरेगा। क्या आप चाहते हैं कि वो लोग हर रोज मरते दम तक मेरा पीछा करे। ये सुन के ग्रैंडपा माँ कहने लगते हैं कि रुलाई और डाउ मास्टर बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वो दोनों ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ पर इंतजार करो, हम अभी जाकर एम्परर की डेड बॉडी तुम्हारे पास लेके आते हैं। जो कहने के बाद दोनों ग्रैंडपास एम्परर को बचाने के लिए निकल पड़े। यहाँ डेड वाली बात किन्मू को समझ नहीं आती, इसलिए वो पूछने लगा कि आखिर डेड बॉडी क्यों। तो ग्रैंडपा भी उसे बताते हैं कि रुलाई और डाउ मास्टर एक साथ अटैक कर रहे हैं, इसलिए यकीनन अब तक एम्परर का किस्सा खत्म हो चुका होगा। उनके इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर बैटलफील्ड पे आया। यहाँ एम्परर ने एक तरफ से डाउ मास्टर और दूसरी तरफ से रुलाई के अटैक को ब्लॉक किया हुआ था, जिसमें यकीनन एम्परर की हालत खराब हो चुकी थी। एम्परर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो और ज्यादा इस अटैक को होल्ड नहीं कर सकते। उतने में ही रुलाई कहने लगे कि अब तक इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पे आए नहीं, इसलिए अब ये गेम उसके आने से पहले ही ओवर होना चाहिए, क्योंकि उसके आने के बाद चीजें मुश्किल हो जाएंगी। जो कहने के बाद रुलाई और डाउ मास्टर एम्परर को जल्दी से खत्म करने के लिए शूट हो गए। यहाँ रुलाई एम्परर के ऊपर अपने गोल्डन बाउल से हमला कर देते हैं, जिसे एम्परर स्वॉर्ड का यूज करके ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते और सीधा एक पहाड़ से जा लगते हैं। अब इससे पहले कि एम्परर को संभलने का मौका मिलता, उनके ऊपर डाउ मास्टर ने अटैक कर दिया। यहाँ डाउ मास्टर और एम्परर स्वॉर्ड फाइट करने लग चुके। एम्परर इंजर्ड होने की वजह से अच्छी तरह से स्वॉर्ड फाइट नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से डाउ मास्टर ने एम्परर के स्वॉर्ड को उनके हाथ से भी दूर कर दिया, जिसके बाद वो एम्परर के ऊपर यिन यांग सील से हमला करते हुए उन्हें पीछे पुश कर देते हैं। पीछे की तरफ रुलाई एम्परर का ही इंतजार कर रहे थे। वो यहाँ पे एम्परर के ऊपर अपने मुक्कों से हमला करने लग जाते हैं, तो एम्परर भी यहाँ पे फाइट बैक करने लग गए। लेकिन भला एम्परर रुलाई के सामने कब तक ही टिकते। रुलाई यहाँ पे अपने दोनों मुक्कों से एम्परर पे एक जोरदार वार करते हुए उन्हें पीछे कर देते हैं। तो एम्परर फटाफट से खुद को संभालते हुए 9 ड्रैगन मोनार्च टेक्निक को एक्टिवेट कर चुके। इससे पहले कि वो इसे इस्तेमाल कर पाते, उस वक्त डाउ मास्टर ने उनके ऊपर अटैक करते हुए ड्रैगन टेक्निक को फेल कर दिया। डाउ मास्टर यहीं पे नहीं रुकते, वो लगातार स्लैश अटैक के साथ उनकी बॉडी में स्वॉर्ड पियर्स कर देते हैं। यहाँ स्वॉर्ड बॉडी के आर पार हो चुका है, मगर तब भी एम्परर जिंदा है। अब डाउ मास्टर एम्परर के ऊपर एक फाइनल स्लैश अटैक करके उन्हें पीछे पुश कर देते हैं। यहाँ एम्परर को अब अपनी स्वॉर्ड मिल चुकी थी, लेकिन तभी रुलाई उनके सामने आ गए। अब जैसे ही एम्परर रुलाई पे हमला करने गए, वैसे ही रुलाई ने अपने हाथ में एक आंख को ओपन कर लिया, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक प्रेशर रिलीज होता है। इस प्रेशर को झेलते हुए एम्परर सीधा तलवार से हमला कर देते हैं, लेकिन रुलाई ने तलवार को ही पकड़ लिया। अब तलवार को पकड़ने की वजह से ये धीरे धीरे गर्म होने लग चुका। तलवार गर्म होने की वजह से एम्परर का हाथ छूट जाता है। अब जैसे ही तलवार से एम्परर का हाथ छूटा, वैसे ही उनके ऊपर एक मुक्का लैंड हो गया।
ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक था कि एम्परर का पूरा जबड़ा ही टूट जाता है। उतने में ही रूलाई महायाना सूत्रा के फाइनल फॉर्म को यूज करने लग चुके, जिस वजह से अब एम्परर के ऊपर एक बहुत ही बड़े डिवाइन पाम से हमला होने लग गया। इस डिवाइन पाम को एम्परर खूब रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटैक के इम्पैक्ट की वजह से उनकी बॉडी की हड्डियां टूटने लगी थी। तभी यहाँ पे एम्परर के मिनिस्टर्स आ गए, जो एम्परर की इस हालत को देख के काफी ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। इधर रूलाई के सभी डिवाइन पाम्स ने एम्परर को दबा दिया था। इवन की अब इस जगह पे एक बहुत ही बड़े पाम का निशान भी छप चुका था। धूल की वजह से लोगों को लगा कि एम्परर का अब टाटा बाय बाय हो चुका है, लेकिन धूल हटते ही हमें देखने को मिलता है कि एम्परर तो अभी भी जिंदा है और वो यहाँ पे हिम्मत करते हुए तलवार के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जो देख के एम्परर के मिनिस्टर्स चिल्लाते हुए उन्हें आवाज देने लगे। यहाँ एम्परर की यह हालत मिनिस्टर से देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी एम्परर की मदद नहीं कर पा रहे। वहीं ये देखने के बाद रूलाई कहने लगे थे कि मानना होगा कि एम्परर की वाइटल ब्लड अभी तक खत्म नहीं हुई, मगर जो उनकी कल्टीवेशन है वो हमसे इंफीरियर यानी कि कमजोर है, इसलिए वाइटल ब्लड का कोई भी फायदा नहीं। वैसे भी अब एम्परर की बॉडी में वाइटल ब्लड का बस एक ही आखिरी हिस्सा बचा हुआ है, इसलिए एक और अटैक और एम्परर का गेम ओवर। जो सुनते साथ ही डाउ मास्टर अपने एक जाइंट शॉट से एम्परर के ऊपर अटैक कर देते हैं। एम्परर इस अटैक को देखने की बजाय और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अब अपने सामने उनकी मौत दिखाई देने लगी, मगर इससे पहले कि ये स्वॉर्ड एम्परर की जिंदगी का चिराग बुझा पाता, इस स्वॉर्ड पे एक बैम्बू स्टिक से अटैक हो चुका, जिस वजह से स्वॉर्ड रिफ्लेक्ट होकर रूलाई को लगने वाला था। लेकिन रूलाई एक बैरियर बनाकर खुद को बचा लेते हैं, मगर तभी ग्रैंडपा भी बहुत ही तेजी से आके रूलाई पे बैम्बू स्टिक से हमला कर देते हैं। लेकिन रूलाई ने ग्रैंडपा बी के अटैक्स को डॉज कर लिया था। फिर आखिर में उन्होंने गोल्डन बाउल का यूज करते हुए ग्रैंडपा बी को पीछे पुश कर दिया। यहाँ ग्रैंडपा बी पीछे आने के बाद कहने लगे कि रूलाई की स्किल्स कमाल की है, कल्टीवेशन भी मुझसे थोड़ी सी ज्यादा है, मगर उस विलेज चीफ के सामने तुम्हारी कल्टीवेशन कम है। यहाँ ग्रैंडपा बी डिजेबल विलेज के चीफ के बारे में बात कर रहे थे। अब ये कहने के बाद ग्रैंडपा बी यहाँ से चले गए, तो इधर पता चला कि ग्रैंडपा बी के जाते साथ ही एम्परर भी गायब हो चुके हैं। ये देख के लोगों को कुछ देर के लिए समझ नहीं आता कि एम्परर कहाँ चले गए, लेकिन तभी लोगों को सारी चीजें समझ आ जाती है। अब एम्परर को यहाँ पे नहीं देख के मिनिस्टर्स तो काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उनके एम्परर के पास जीने की एक उम्मीद बाकी थी। ये देख के रूलाई कहने लगे कि एम्परर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। एम्परर की कल्टीवेशन, डिवाइन ट्रेजरीज सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए अगर एम्परर को उन लोगों ने रेस्क्यू भी कर लिया तो कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अब एम्परर ज्यादा से ज्यादा ठीक हो भी गया तो अब वो अपाहिज रहेगा, ना उसके पास उसकी कल्टीवेशन होगी, ना ही वो पुराना वाला एम्परर बचेगा। उनके इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्मू पे आ गया, और यहाँ किन्मू अपने ग्रैंडपास के आने का इंतजार कर रहा था। उतने में ही ड्रैगन किलिन जो सोया हुआ था उसके ऊपर अचानक से एम्परर की बॉडी आके गिर गई, जिस वजह से ड्रैगन किलिन बिचक जाता है। अब ग्रैंडपा भी किन्मू के पास आके उससे कहने लगे कि तुम्हें जो डेड बॉडी चाहिए थी वो हमने ला दिया है। जो सुनके किन्मू तेजी से जाके एम्परर को चेक करने लगा। उसे एक पल को लगा था कि एम्परर सच में मारे जा चुके हैं, मगर जब उसने एम्परर को चेक किया तो उसे पता चला कि एम्परर यहाँ पे अभी भी जिंदा है। ग्रैंडपा भी तो उसके साथ मजाक कर रहे थे, भले ही अभी भी यहाँ पे एम्परर जिंदा है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर एम्परर को जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो ग्रैंडपा बी का मजाक सच हो जाएगा। अब किन्मू यहाँ पे अपने डिवाइन आइज का यूज करते हुए एम्परर की बॉडी को स्कैन करने लग जाता है, तो उसे पता चलता है कि एम्परर की सारी डिवाइन ट्रेजरीज तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो देखते ही किन्मू मनी मन कहने लगा था कि एम्परर की हालत तो हेवनली किंग लू की तरह हो चुकी है, अगर इन्हें ट्रीट नहीं किया गया तो ये मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। जो कहने के बाद किन्मू डीमन कैनन के क्रिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एम्परर के सोल को टेम्पररी सील कर देता है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने एम्परर की सोल को फिलहाल के लिए सील कर दिया है, इस वजह से कुछ वक्त तक इनकी सोल बॉडी को नहीं छोड़ेगी और ना ही बॉडी डिस्ट्रॉय होगी, मगर इनके डिवाइन ट्रेजरीज का कोई भी भरोसा नहीं, वो कभी भी फूट सकते हैं। तो इसीलिए अब एम्परर को फौरन ही ग्रैनी सी के रेसिडेंस पे लेके जाना होगा और वहाँ इनका इलाज करते हुए डिवाइन ट्रेजरीज को सील करने का कोई मेथड ढूंढना होगा। जो कहते ही ग्रैंडपा भी कहने लगे कि तुम्हारे पास जब तक आइडिया है तब तक ठीक है, तुम जाकर एम्परर को देखो। मैं और ग्रैंडपा माँ जाके पीछे आने वाले ट्रूप्स को भटकाते हैं। जो कहने के बाद ग्रैंडपास निकल पड़े तो किन्मू भी निकल जाता है। अब रास्ते में जाते हुए किन्मू एम्परर को कुछ दवाइयाँ वगैरह भी खिलाता है ताकि एम्परर की बाहरी चोटें हील हो सके। साथ ही साथ किन्मू यहाँ पे कह रहा था कि एम्परर अभी अपने लाइफ के प्राइम में है, अगर ये पहले की तरह होते तो आराम से 200 से 300 साल और जी सकते थे, लेकिन अब इलाज होने के बाद ये बस 10 या 20 और साल जी सकते हैं। यहाँ एम्परर ठीक होने के बाद एक मॉर्टल बन जाएंगे। जो अभी किन्मू का कहना ही था कि तभी एम्परर को थोड़ा सा
होश आ गया और उन्होंने देखा कि उनके सामने किन्मू है। इसलिए वो मन ही मन कहने लगे कि अच्छा तो ये कल्ट मास्टर तुम हो जिसने मुझे बचाया। ये कहने के बाद एम्परर दोबारा से बेहोश हो गए। अब थोड़ी देर बाद किन्मू ग्रैनी सी के पास आ चुका। किन्मू को देखते साथ ही ग्रैनी सी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अब ग्रैनी सी ने देखा कि किन्मू यहाँ पे अकेला नहीं है, उसके साथ एक घायल बंदा भी है। तो ग्रैनी सी पूछने लगी कि आखिर ये बंदा कौन है, जिसपे किन्मू बताता है कि ये फ्लेम नेशन के एम्परर यानफेंग है। जो सुनते ही ग्रैनी सी को लगा कि किन्मू एम्परर का स्किन निकाल के खुद एम्परर बनना चाहता है। इसलिए वो कहने लगी कि बच्चे तुम तो आजकल कुछ ज्यादा ही चालाक होते जा रहे हो। वैसे एम्परर के महल में 3000 ब्यूटीज है, इनसे तुम थोड़ा सा संभल के रहना। जो सब अभी उनका कहना ही था कि तभी किन्मू कहने लगा कि ग्रैनी आप गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पे एम्परर को रेस्क्यू करके उनका इलाज करने आया हूँ। दरअसल डाउ मास्टर और रूलाई ने एम्परर को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिस वजह से अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। आप मेरे आने तक एम्परर की सोल को बॉडी से बाहर मत जाने देना, मैं बाजार जाके थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन लाता हूँ। जो सुन के ग्रैनी सी कहने लगी कि रात होने से पहले वापिस आ जाना, वरना वो कमीना ली टियानशिंग एम्परर की स्किन निकाल के जरूर एम्परर बन जाएगा। जो सुनने के बाद किन्मू यहाँ से चला जाता है। वही एम्परर जो दोबारा से होश में आ चुके थे वो कहने लगे कि आखिर किन्मू की ग्रैनी है कौन, उनके अंदर से मुझे एक ईविल ऑरा रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से क्या ली टियानशिंग मरा नहीं? जहाँ तक मैं जानता हूँ ली टियानशिंग तो कब का ही मारा जा चुका है। एम्परर के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।